दिख रहा है ना नोट्स? चलो, सैम्पलिंग तक हम लोग पढ़ लिए थे। सैम्पलिंग में मैं क्या बताया था, दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब एकदम शॉर्ट में बता सकते हो क्या? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब शॉर्ट में बता सकते हो क्या जल्दी? और सबका आंसर आना चाहिए भाई, ये मत देखा करो कि दूसरा आंसर दे दिया तो अब मैं आंसर नहीं दूंगा। आप ये मान लो कि मैं सिर्फ आपको अकेले को पढ़ा रहा हूँ, दूसरों को छोड़ो। आपको नेट निकालना है या बाकी लोगों को नेट निकालना है? आपको नेट निकालना है ना, तो आप अपना आंसर डाला करो, ये एक्टिव रहना जरूरी है। जल्दी बोलो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आप क्या क्या जानते हो, शॉर्ट में लिख के बता दो। हाँ चलो, एक चीज़ समझ में आ गया। और ये भी मत किया करो कि अरे ये आंसर तो एक दूसरा व्यक्ति दे दिया, वही आंसर हम देने वाले थे तो अब क्या बोले। नहीं, ऐसा नहीं, आपको जो लग रहा है आप दो, आप आंसर बताओ आपके हिसाब से। बस एक ही आंसर, और कोई खासियत नहीं है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। रैंडम सिलेक्शन तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है, ठीक है वो भी, पर वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कैसे समझ में आएगा कि एक सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जैसे एक आंसर हमको मिल गया कि सभी के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हैं, और इसके अलावा और क्या बताया था मैं ये भी बताया था, मैं कि सिलेक्शन के पहले किसी को पता नहीं होता कि उनका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये भी बताया था ना मैं। इसमें मैं बताया था पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या बताया था मैं, कुछ एक कीवर्ड बताया था इसका मैं। हिंदी में मैं बोला था आंख मूंद के सेलेक्ट करते हैं हम लोग। फिक्स्ड नहीं भाई, फिक्स्ड वर्ड नहीं आएगा, आंख मूंद के सेलेक्ट करते हैं बोला था मैं। इसका मतलब ये है विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी बेसिस, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक में मैं क्या बोला था बताओ, एक वर्ड में शॉर्ट में बताओ सिस्टमैटिक का मतलब क्या है। क्यों भाई, ये वर्षा, बरखा, मनोहर, तुम लोग एक्टिव क्यों नहीं हो, आंसर क्यों नहीं करते हो? तुम लोग तो पढ़ भी चुके हो इन सब चीज़ों को, तुम लोगों का आंसर तो पहले आना चाहिए। सिस्टमैटिक में बताओ जल्दी, पहले नहीं पता फिर फिक्स करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक का मतलब हम एक सिस्टम में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। अरे वन बाय वन सिंगल लाइन नहीं, वो ये जो मैं बोला था ये तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल केवल। हम लोग एक सिस्टम में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिस्टम का मतलब समझ लो फॉर्मूला, एक के बाद एक नहीं भाई, फॉर्मूला। जैसे कि मैं क्या बताया था, मैं सबको एक लाइन में खड़े कर दिया, फिर मैं बोला कि हर सेकंड पर्सन जो है, हर सेकंड पर्सन वो सेलेक्ट होगा। अब ये मेरा एग्जाम्पल था केवल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं कि आप 100 लोगों को लाइन में खड़े करके वाकई में ऐसा करोगे। जैसे और भी कई तरीके हो सकते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के। आप एक सिस्टम बनाते हो ना, सिस्टम, कि हम इस सिस्टम से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक ये भी तरीका हो सकता है, आपने सबका नाम लिखा, ठीक है, अब आप ये बोल दिए कि जिसके जिसके नाम में डबल ए आएगा वो हमारे सैंपल का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आपका ये इस बार आपका सिस्टम क्या है, डबल ए। जिसका जिसका जो है, जिसके जिसके नाम में डबल ए आएगा या 2 बार ए आएगा वो हमारे सैंपल का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये आपका सिस्टम हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सबको रोल नंबर दे सकते हो। किसी को आपने 1 रोल नंबर दे दिया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, ऐसे। फिर आप बोल दिए कि जितने भी विषम संख्या वाले हैं, जितने भी विषम संख्या वाले हैं
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे सैंपल का पार्ट बनेंगे। आप ये बोल देते हो, ठीक है। जितने भी विषम संख्या वाले हैं वो हमारे सैंपल का पार्ट बनेंगे। तो आपका सिस्टम क्या हो गया, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो आप कोई भी एक सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। ये है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कैसे कुछ भी बोले जा रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा है। मतलब स्ट्रेटा का मतलब चलो बता दो, ये तो बता ही दो कम से कम एक लाइन में या एक कम शब्दों में आप बता दो कि स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटा को मैं क्या बोला था, स्तरीकृत। ग्रुप में तो क्लस्टर में भी डिवाइड करते हैं, फिर स्ट्रेटा और क्लस्टर में अंतर क्या हुआ, यही तो समझना है भाई, यही तो समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। चलो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन वो चीज़ स्ट्रेटा में भी करते हैं, वो चीज़ क्लस्टर में भी करते हैं, वो चीज़ कोटा में भी करते हैं। इनकम और एज, इसको ऐसा समझ लो, देखो एग्जाम्पल आपको याद है तो इसको आप ऐसा याद रख लो, स्ट्रेटा में हम लोग क्वालिटी के आधार पे ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप में एक ही क्वालिटी या एक ही विशेषता के लोग होंगे। इनकम में इनकम वाले, अच्छा इनकम में भी फिर हमको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप, एक ग्रुप इनका बना देंगे, मीडियम इनकम ग्रुप एक ग्रुप इनका बनेगा, हायर इनकम ग्रुप एक ग्रुप इनका बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी खास विशेषता के आधार पे अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। कैसे ठीक से याद नहीं रखते हो, ऐसे में काम नहीं चलेगा भाई। आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर। क्लस्टर का बता दो, अब क्लस्टर का बता दो। स्ट्रेटा में या स्तरीकृत में क्वालिटी या विशेषता के आधार पे आपको अपने पॉपुलेशन को अलग अलग समूह में या ग्रुप में बांटना है और हर समूह से आपको रैंडम सैंपलिंग करनी है। क्लस्टर का बता दो जल्दी। नेचुरल ग्रुप, नेचुरल ग्रुप ये कीवर्ड आप कहीं पढ़े हो या अपने से बना रहे हो? अगर कहीं पढ़े हो तब तो ठीक है, अपने से नहीं बनाना है। सही नहीं बता रहे हो यार आप लोग, मतलब समझ तो आ रहा है आप लोगों को, एक स्टेज तो चलो क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। फीमेल मेल नहीं, वो तो स्ट्रेटाफाइड हो गया। फीमेल तो खुद अपने आप में एक विशेषता है ना, मेल अपने आप में एक विशेषता है। फीमेल और मेल आप किसी को भी अपनी मर्जी से फीमेल, किसी को भी अपनी मर्जी से मेल थोड़ी मान लोगे। बताओ भाई क्लस्टर का मतलब क्या है? होमोजीनस ग्रुप गलत, होमोजीनस भी स्ट्रेटाफाइड का है। अरे भाई क्वालिटी जो मैं बोल दिया उसका मतलब वही है ना। अगर एक ग्रुप मैंने ऐसा बनाया है जिसमें लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं तो ये तो होमोजीनस हो गया ना, इसमें सभी लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, तो ये हेट्रोजीनस कहाँ हुआ, ये तो होमोजीनस ही हुआ, समान विशेषता वाले लोग हो गए। क्लस्टर का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, क्लस्टर में क्या करते हैं? क्लस्टर का मतलब क्या है, चलो बताओ। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप। अब आप बोलोगे कि सर स्ट्रेटा में भी तो ग्रुप बनाए थे, क्लस्टर में भी ग्रुप बना रहे हैं। अलग अलग खंड में स्ट्रेटा में भी विभाजित किए थे, स्ट्रेटा में भी तो अलग अलग खंड में विभाजित किए थे ना। चलो इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब तक बात पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। मैं दोनों लिख देता हूँ। अरे भाई क्या दिक्कत। चलो स्ट्रेटा या फिर स्तरीकृत, ठीक है। और इस तरफ मैं लिख देता हूँ क्या था, क्लस्टर, समूह। समूह, ठीक है। जो जो चीज़ आप लोग बता रहे हो मैं सबको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ भी एक पॉपुलेशन है, यहाँ भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ भी मैं अलग अलग खंड में विभाजित कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर रहा हूँ, इसमें भी मैं अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर रहा हूँ। चलो ये तो दोनों में कॉमन है। अंतर क्या है दोनों में, कौन सी चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, ये बताओ।
एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि एग्ज़ाम में सेंटेंस बना बना के पूछेगा वो, एक एक ऑप्शन जो है एक एक सेंटेंस रहेगा और आपको चुनना रहेगा कि स्ट्रेटाफाइड और या फिर क्लस्टर इनमें से कौन सा वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि खंड में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, मेल फीमेल में बांटते हैं, तो ये तो दोनों में कर सकते हैं। है किसी के पास आंसर? अरे बहुत सिंपल है भाई, स्ट्रेटाफाइड में मैं बताया ना, क्वालिटी, अरे स्मॉल बिग नहीं, क्वालिटी के आधार पे आप इसमें ग्रुप में बांटते हो, यही तो सबसे बड़ा अंतर है। स्ट्रेटा में आप विशेषता के आधार पे ग्रुप बनाते हो, जैसे कि आप लोग मेल फीमेल बोल रहे हो ना, तो मेल लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, फीमेल फीमेल का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, टीनेजर्स का एक ग्रुप बना देंगे, किड्स का एक ग्रुप बना देंगे। अब सभी ग्रुप में एक टाइप की क्वालिटी के लोग हैं, इसमें सिर्फ मेल है, इसमें सिर्फ फीमेल है, इसमें सिर्फ टीनेजर्स हैं और इसमें सिर्फ किड्स हैं, बच्चे हैं। तो स्ट्रेटाफाइड में क्या हो रहा है, हर एक स्ट्रेटा जो है, मैं इसको अलग कलर में शो कर देता हूँ, हर एक स्ट्रेटा जो है, जैसे कि ये एक स्ट्रेटा जो बना, इस एक स्ट्रेटा में सिर्फ एक ही क्वालिटी के लोग हैं, है कि नहीं, जबकि इस स्ट्रेटा में सिर्फ एक क्वालिटी के लोग हैं, सिर्फ फीमेल हैं, इस स्ट्रेटा में सिर्फ एक क्वालिटी के लोग हैं। सजातीय ग्रुप, होमोजीनस ग्रुप जो है वो स्ट्रेटाफाइड में बनता है, एक ग्रुप में एक ही टाइप के लोग होंगे। जबकि क्लस्टर में मैं आप लोगों को बोला था कि हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा के आधार पे अपने पॉपुलेशन को किसी भी समूह में या टुकड़े में हम लोग बांट देते हैं और हर एक टुकड़े से हम लोग क्या करते हैं, रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। स्ट्रेटाफाइड में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप में एक ही टाइप के लोग रहेंगे, जबकि क्लस्टर में क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है इसमें भी कोई एक आध क्लस्टर धोखे से ऐसा निकल जाए जिसमें एक ही टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लस्टर में क्वालिटी को इग्नोर करेंगे, क्वालिटी के आधार पे या फीचर के आधार पे या फिर किसी विशेषता के आधार पे समूह में नहीं बांटना है। आया समझ में? हुआ क्लियर? दोनों के बीच में अंतर बताओ। पिछली क्लास का मैं अभी फिर से पढ़ा रहा हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बताओ भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की खासियत क्या थी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की खासियत बता दिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की खासियत बताओ। बोलो बोलो, डरना नहीं है, गलत आंसर देने से डरना नहीं है। टीचर की दो बात सुन लोगे तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की खासियत क्या है? ऑब्जेक्ट के बेस पे सुविधा अनुसार चूज करेंगे। ये तो आप टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बता रहे हो, है तो सही, लेकिन आप टाइप ऑफ सैंपलिंग बता रहे हो। मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, गैर प्रायिकता न्याय दर्शन क्यों बोल रहे हैं उसको, ये नॉन प्रोबेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के बेस पे करने का मतलब आप पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब बता दिए, बिल्कुल सही बात। सुविधा के अनुसार चूज करना, उसको आप पर्पसिव सैंपलिंग बता दिए। मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है। आंखें खोल कर पिक करेंगे, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन ऐसे एग्जाम में तो नहीं आएगा ना। वर्ड्स क्या यूज करोगे इसके लिए? नॉन प्रोबेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि सैंपल का पार्ट बनने के लिए एक निश्चित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है।
एक अर्हता होती है, अर्हता बोलते हैं ना, शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, कम नहीं होती, असमान होती है। अरे बहुत क्लैरिटी में बहुत दिक्कत है यार आप लोगों को। देखो भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, इसमें सैंपल में सिलेक्शन के लिए, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, सैंपल में बहुत दिक्कत करता है यार मेरा लैपटॉप। सैंपल में पहली बात तो ये होगी कि सैंपल में सिलेक्शन के चांसेस सभी के लिए बराबर नहीं होगा, सभी के लिए बराबर नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके सिलेक्शन के चांसेस बराबर थे, ठीक है। पहला पॉइंट। अब अगर ये चीज़ समझ में आता है कि सैंपल में सिलेक्शन के चांसेस सभी के लिए बराबर नहीं होंगे, तो सवाल आता है कि क्यों नहीं होगा, क्यों सबके चांसेस बराबर नहीं हैं। इसलिए चांसेस बराबर नहीं है क्योंकि अभी जितने लोग भी क्लास में हैं इंक्लूडिंग मी, क्या सभी के चांसेस एपी में सिलेक्शन के बराबर हैं? क्या सभी के चांसेस नेट क्लियर हो जाने के बराबर हैं? बताओ भाई, क्या एकदम बराबर चांस है कि जितने लोग हम लोग नेट का एग्जाम देंगे, सॉरी जितने लोग अभी हम लोग क्लास में है सब के सब एपी बन जाएंगे? क्या इस बात के चांसेस हैं? क्यों नहीं है? सिलेक्शन के चांसेस बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एपी जो है वो एलिजिबिलिटी मांगता है ना। एपी बनने के लिए हमको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ता है। अब अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो एपी में सिलेक्शन के चांसेस हमारे ज़ीरो हो गए। अगर हम एलिजिबल हैं, अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, तब भी गारंटी नहीं है। और अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, ना तो आपके पास नेट है ना आपके पास पीएचडी है, दोनों नहीं है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़ीरो हो गए, है ना। यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में किसी भी यूनिट का सैंपल में सेलेक्ट होने का चांस, संभावना, वो पहले ही तय हो जाता है। सिलेक्शन होगा कि नहीं ये फिक्स नहीं है, पर सिलेक्शन के चांसेस भी हैं कि नहीं ये पहले ही फिक्स हो जाता है। कैसे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अब यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम तो आप नहीं लोगे सैंपल सेलेक्ट करते समय, पर आप कुछ क्राइटेरिया रख दोगे। जैसे कि क्राइटेरिया किस टाइप का हो सकता है, हालांकि वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे। मान लिया जाए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दी कि वो पर्सन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है, केवल वही मेरे सैंपल का पार्ट बन सकता है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने लगा दी। तो अब कोई पर्सन दुनिया का जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ये आपके सैंपल का पार्ट बनेगा, इस बात के चांसेस तभी होंगे अगर वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता होगा। अगर एक ऐसा पर्सन है जो म्यूचुअल फंड का कभी नाम तक नहीं सुना है, तो बताओ इसके सिलेक्शन के चांसेस हैं? 1% भी है? बोलो, इसके सिलेक्शन के चांसेस 1% भी है? अभी सैंपलिंग हम शुरू भी नहीं किए हैं, बस हमको इतना पता है कि ये जो आदमी है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता ही नहीं है। तो अभी हम लोग सैंपलिंग स्टार्ट भी नहीं किए हैं, लेकिन पहले से हमको पता चल गया ना कि इस व्यक्ति के चांसेस जो हैं वो कितने हैं? 0 हैं, चांसेस ही खत्म। क्यों? क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि जब किसी यूनिट के या किसी व्यक्ति के सैंपल का पार्ट बनने की संभावना ही पहले तय हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ भी एक और बात, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये नहीं कि अगर ये व्यक्ति
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो बस फिर 100% गारंटी कि ये सैंपल का पार्ट बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैं केवल संभावना की बात कर रहा था। अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो तो संभावना है कि आप सैंपल का पार्ट बन जाओगे। अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तब तो संभावना भी नहीं है कि आप सैंपल का पार्ट बनोगे। कुछ क्लियर हुआ? सैंपल नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ? देखो भाई, आजकल यूजीसी नेट में ऐसे नहीं पूछ रहा है कि बताओ निम्न में से कौन सा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या निम्न में से कौन सा सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वो आपको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। वो अजर्सन रीजन के क्वेश्चन बना देगा कि क्योंकि पर्पजिव सैंपलिंग में हम लोग पहले से ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारे उद्देश्य के आधार पे किसी भी व्यक्ति का हमारे सैंपल में सिलेक्शन होगा, इसलिए पर्पजिव सैंपलिंग रीजन में बोल देगा कि इसलिए पर्पजिव सैंपलिंग जो है वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप रट के टिक नहीं कर सकते। इसका आंसर आप तभी टिक कर पाओगे अगर आपको पता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है। वो होता है ना कई बार एग्जाम में कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ के, उसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में या ऑप्शन में, उसको पढ़ के अंदाज लगाते हैं कि ये जो बोल रहा है ये सही लग रहा है क्या हमको सुनने में। हम लोग अपना वो बेसिक लॉजिक लगाने लगते हैं। और कई बार देखना ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन को या उसके सॉल्यूशन को या ऑप्शन को पढ़ के लगेगा कि ये एकदम सही बोल रहा है और आप उसको टिक करते हो और बाद में पता चलता है कि वो आंसर था ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ हमारे बेसिक डेली लाइफ का लॉजिक वहाँ काम नहीं करता भाई। हो सकता है कहीं पर बेसिक लॉजिक भी काम कर जाए, लेकिन अपने हर सब्जेक्ट का अपना खुद का एक, क्या बोलना चाहिए उसको, अपनी खुद की एक रीजनिंग होती है। ठीक है, हर विषय का अपना खुद का एक तर्क होता है। आपको वो तर्क पता है तब आप उस सब्जेक्ट का आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आप अपना कुछ भी कॉमन सेंस लगा के हर चीज़ नहीं बना सकते। कॉमन सेंस लगाना है तो फिर आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, वहाँ आपका कॉमन सेंस काम आएगा। लेकिन फिलॉसफी से भी जब नेट का एग्ज़ाम लोग देते हैं तो उनको वैसे ही आंसर टिक करना पड़ता है जैसा किताबों में लिखा है। ठीक है, समझे मेरी बात को? अभी तक हम लोग आज की क्लास स्टार्ट ही नहीं की है। आज की क्लास ना एक तरीके से बीच बीच में मैं ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज टाइम वेस्ट करवा दिया करके। ये सब छोटा छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से नेट निकल जाता ना तो जितने हमारे क्लास टॉपर्स हैं, स्कूल के टॉपर्स हैं, कॉलेज के टॉपर्स हैं, इन सब का एक एक बार में नेट निकल जाता। सिर्फ पढ़ने से अगर नेट निकलता तो, या सिर्फ पढ़ने से कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलता तो। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है मैं खाली 12-12 घंटे पढ़ के 4 बार नेट निकाल लिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। मेंटल कंडीशनिंग ज़रूरी है उसके लिए, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, छोटे छोटे ट्रिक्स ज़रूरी हैं उसके लिए, और फिर पढ़ना भी ज़रूरी है। ये है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई? बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। एक और चीज़ याद रखो तैयारी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है, अपने आप को बिल्कुल भी ओवर बर्डन नहीं करना है।
मैं इसीलिए आप सबको क्लास स्टार्ट करने के पहले भी पूछा था, यानी हमारा कोर्स स्टार्ट करने के पहले भी पूछा था। इस डर में क्लास ज्वाइन नहीं करना है कि मैं कुछ अलग पढ़ा दूंगा, मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ा दूंगा जिससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इस डर में कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन करिए अगर आपको वाकई में फर्स्ट हैंड लर्निंग की ज़रूरत है, आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है जो आपके पास अवेलेबल सोर्स है, अगर उससे आपका काम नहीं चल रहा है, तभी आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करना है। अगर मेरे कोर्स के चलते आप लोगों का बर्डन बढ़ रहा है तो फिर वहीं मेरे कोर्स का पर्पस किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलो भाई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब अभी तक हम लोग ये देख लिए कि सैम्पलिंग करते कैसे हैं, सैम्पलिंग किस किस टाइप का होता है, ये सब हम लोग देख लिए। लेकिन सैम्पलिंग करते समय भी तो आपसे गलतियां हो सकती हैं ना। रिसर्च में हजारों टाइप की गलतियां हो सकती हैं और होती हैं। तो देखो रिसर्च इतना टेक्निकल टॉपिक है कि वो रिसर्च में होने वाली गलतियों को भी पहचानता है कि कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, उनका भी नामकरण किया गया है कि ऐसी गलती होगी तो उसको हम ये बोलेंगे, वैसी गलती होगी तो ये बोलेंगे, इस गलती को हम ऐसे सुधारेंगे, इस गलती को हम वैसे सुधारेंगे। इसीलिए रिसर्च को साइंस बोला जाता है ना, क्योंकि रिसर्च में गलतियां होने के चांसेस को भी स्वीकार किया जाता है। ये भी माना जाता है कि गलतियां हो सकती हैं, ये भी माना जाता है कि उस गलती को सुधारा भी जा सकता है और उस गलती को सुधारने का तरीका भी बताया गया, ठीक है। तो पहली जो गलती है जिसको हम लोग बोलते हैं वो है सिस्टमैटिक बायस, ठीक है। सिस्टमैटिक बायस इसको हम लोग बोलते हैं अरे नाम भूल गया इसका मैं, सिस्टमैटिक मैं हिंदी में बताया था ना। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को मैं क्या बोला था, किसी को याद है क्या? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को मैं हिंदी में क्या बोला था? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को हिंदी में मैं क्या बोला था, किसी को याद है क्या? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, अरे यार देखना पड़ेगा। व्यवस्थित 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 न्याय दर्शन, ठीक। व्यवस्थित या फिर इसको क्रमिक भी बोलते हैं। मैं ये वाला वर्ड याद कर रहा था, क्रमिक पक्षपात। आपसे ये एक गलती हो सकती है सैम्पलिंग करते समय, आपसे सिस्टमैटिक बायस नाम की गलती हो सकती है। क्या होता है सिस्टमैटिक बायस? सिस्टमैटिक बायस वाली गलती कब होती है? जब आप सैम्पलिंग प्रोसीजर गलत कर देते हो, ठीक है। इसको सीधे से आप लोग ऐसे समझना कि सिस्टमैटिक बायस नाम की जो गलती है, सिस्टमैटिक बायस जो है वो एक गलती का नाम है, ठीक है। ये गलती किस कारण से होती है? जब आप गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर अपनाते हो, ठीक है। जब आप गलत न्याय दर्शन प्रक्रिया अपनाते हो तब होता है क्या, तब कौन सी गलती होती है? क्रमिक पक्षपात, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है? जहां पर आपको हो सकता है आपका जो रिसर्च था उसके हिसाब से आपके लिए स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग ज़्यादा सही रहता, लेकिन आप क्या किए, आप क्लस्टर सैम्पलिंग कर लिए। स्ट्रेटाफाइड के बजाय आप क्लस्टर सैम्पलिंग कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि क्लस्टर सैम्पलिंग करने से सिस्टमैटिक बायस आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके रिसर्च का जो नेचर था, जो ज़रूरत थी, जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग करना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर दिए? क्लस्टर कर दिए। तो आप गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर अपना लिए ना, ठीक है। या फिर आपका रिसर्च जो था वो ऐसा था जिसमें आपके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू करना ज़्यादा सही होता, 1-to-1 पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू करना आपके लिए ज़्यादा सही होता, लेकिन आप क्या किए? आप क्वेश्चनायर मेथड अपना लिए। वैसे ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप क्वेश्चनायर मेथड अपना लिए। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का समूह बनाए, 10-15 क्वेश्चन लिखे, उसको छापे कागज़ में और सबको बांट के आ गए कि 3 दिन बाद भर के दे देना।
तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू लेना चाहिए था और आप क्वेश्चनायर वाला मेथड अपना लिए, तो आप गलत सैम्पलिंग कर लिए। तो गलत सैम्पलिंग प्रोसीजर अपनाने के चक्कर में जो गलती हमसे होती है, जो एरर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बायस या फिर क्रमिक पक्षपात या फिर व्यवस्थित पक्षपात। ठीक है, कल पूछूंगा कि सिस्टमैटिक बायस क्या होता है, तो बता लोगे? चलो, अब एक चीज आपको याद रखना है, रट के जाना है एग्जाम में, भूलना ही मत इस चीज को। अपना एडमिट कार्ड भूल जाना, लेकिन इस फैक्ट को मत भूलना कि सिस्टमैटिक बायस जो गलती है उसको सैंपल का साइज बड़ा करके कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से सैंपलिंग कर रहे थे और आप 300 लोगों की सैंपलिंग करने वाले थे, तरीका तो गलत अपना रहे थे, तो अगर ये 300 के बजाय उसी गलत तरीके से हम लोग 500 लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सिस्टमैटिक बायस वाला एरर खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैंपल साइज को बड़ा या छोटा करके आप इस गलती को नहीं सुधार सकते, इसका एक ही तरीका है। ठीक है, प्रॉब्लम तो बता दिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है आप अपनी गलतियां निकालो कि गलती क्या हुई और उस गलती को ठीक करो। भाई गलती किसी भी स्टेज पे हो सकती है, गलत सैंपलिंग अपनाए, आप सही सैंपलिंग अपनाओ। आपको इंटरव्यू करना था, आप क्वेश्चनायर कर लिए, तो आप फिर इंटरव्यू जाके करो। जो भी गलती आपसे हुई आप चेक करो कि कहाँ पे गलती हुई और उस गलती को ठीक करो। यही एक सॉल्यूशन है किसका? सिस्टमैटिक बायस का। ठीक है, कल मैं पूछूंगा कि सिस्टमैटिक बायस का सॉल्यूशन क्या है, तो ये थोड़ी बोलोगे कि साइज बड़ा कर देंगे, भाई सैंपल का साइज बड़ा कर देंगे। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी तरीके से पूछा भी जा सकता है। ये सेकंड वाला मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको। अब इसको आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, इसको आपको दिमाग में नोट करना है कि सिस्टमैटिक बायस की जो गलती होती है उसको सैंपल साइज बड़ा करके कम या ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका है इसको ठीक करने का कि आप उस पर्टिकुलर गलती को ढूंढो और फिर उसको ठीक करो। क्यों हो सकता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं सिस्टमैटिक बायस के? ठीक है, सबसे पहले इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, सैंपलिंग फ्रेम या इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय दर्शन ढांचा। न्याय दर्शन का ढांचा अगर ये गलत हो गया तो सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। देखो ये 5 पॉइंट आपको रट के जाना है। ठीक है, डिफेक्टिव मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, आप गलत मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर आपको रेशियो स्केल यूज़ करना था, यानी कि 0 से 1000, 1000, 1 से 2000, 2000, 1 से 3000। जहाँ पर आपको ऐसे यूज़ करना था वहाँ आप सीधे 100, 200, 300, 400 ऐसे ये वाला स्केल यूज़ कर रहे थे। तो आप मापदंड गलत अपनाएं तो भी सिस्टमैटिक बायस एरर आ सकता है। नॉन रिस्पोंडेंट्स, इसका मतलब 500 लोगों को आप क्वेश्चन पेपर भेजे थे, क्वेश्चनायर भेजे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 250 लोग ही रिस्पॉन्ड किए और आप क्या किए, बचे 250 को फेक बना दिए, फेक झूठा रिस्पॉन्स बना के 500 कर दिए। तो इससे भी सिस्टमैटिक बायस आता है। उसके बाद है अरे ये क्या लिख दिया हमें, अच्छा, इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल। इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं अनिर्णयात्मक या गैर निर्णयात्मक। एकदम आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, आप जो 10 लोगों को क्वेश्चनायर भेजे थे, ठीक है, 10 लोगों को जो आप क्वेश्चनायर भेजे थे, इसमें से 5-6 ऐसे लोग थे जिन लोग खुद उसका आंसर करते समय कंफ्यूज थे। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपका शहर साफ सुथरा रहता है, तो वो लोग बेचारे लोग खुद ही कंफ्यूज थे कि हमारा शहर साफ की कैटेगरी में आएगा कि गंदे की कैटेगरी में आएगा कि बहुत गंदे की कैटेगरी में आएगा या बहुत साफ की कैटेगरी में आएगा, कंफ्यूज है। तो इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल, गैर निर्णयात्मक सिद्धांत। ठीक है, और आखिरी है नेचुरल बायस इन द रिपोर्टिंग ऑफ डाटा।
यानी कि डाटा रिप्रेजेंट करते समय स्वाभाविक रूप से कुछ मामलों में हम लोग जो बायस हो जाते हैं ना, उसकी वजह से भी सिस्टमैटिक बायसनेस हो सकती है। एक नैसर्गिक पक्षपात होता ही है रिसर्चर्स का, कितना भी कह लो कि रिसर्च जो है वो हमारे व्यक्तिगत भेदभाव से दूर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं रिसर्च करते समय मेरी भी एक मंशा रहेगी कि मेरे रिसर्च का निष्कर्ष ये निकलना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो इन सब कारणों से कौन सी गलती होगी बताओ, बताओ भाई कौन सी गलती होगी? अरे अभी तो बताया हूँ यार, जल्दी बोलो ना। ये जो पांच खामियां मैं बताया हमारे सैम्पलिंग में, इसके चलते कौन सी खराबी आएगी, कौन सी गलती होगी? सिस्टमैटिक एरर। वैसे सिस्टमैटिक एरर नहीं बोलना है इसको, इसका नाम है सिस्टमैटिक बायस, और हिंदी में क्या? क्रमिक पक्षपात, क्रमिक पक्षपात। अच्छा, इसका मतलब बताओ, इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल, गैर निर्णयात्मक सिद्धांत, इसका मतलब क्या था? शॉर्ट में बताओ तो। चलो सिस्टमैटिक भी याद है तो भी चल जाएगा। बताओ, इनडिटर्मिनेंसी का मतलब क्या है? कंफ्यूज रहना। कौन रहेगा कंफ्यूज? रिसर्चर कंफ्यूज रहेगा कि रिस्पोंडेंट कंफ्यूज रहेगा? रिस्पोंडेंट, ठीक है, यानी कि आंसर देने वाला, आपका जो सैंपल यूनिट है वो कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप का एरर जो हो सकता है सैंपलिंग में, वो है सैंपलिंग एरर, न्याय दर्शन त्रुटि। सैंपलिंग में ही गलती कर डाले आप। इसका मतलब सिंपल है, सैंपलिंग एरर किसकी वजह से होता है? सैंपल साइज की वजह से। बहुत ही छोटा साइज ले लिया आप सैंपल का, या इतना ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज ले लिए कि उसकी वजह से आपका डेटा चेंज हो गया, ठीक है। अब बताओ, अगर सैंपल साइज गलत लेने के चलते एक एरर हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है भाई, बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सैंपल के साइज के चलते अगर गलती हो रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जल्दी बताओ। साइज को बड़ा कर देना, सैंपल साइज को बड़ा कर देना, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन भी लिख दिया हूँ, इंक्रीज द साइज ऑफ सैंपल और चूज बेटर सैंपल डिजाइन। याद रखना भाई, सैंपलिंग एरर के दो सॉल्यूशन हैं। एक कि आप अपना सैंपल साइज बढ़ाओ, सैंपल साइज बढ़ाने के बाद भी अगर वो एरर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप बेहतर सैंपल डिजाइनिंग चूज करो। बेहतर सैंपल डिजाइन मतलब कि कौन सा सैंपलिंग आप चूज करोगे? रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल, पर्पजिव, क्या सैंपलिंग यूज करोगे, ठीक है, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, सैंपल का साइज कितना रखोगे, आप फिर से ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। कई बार रिसर्च में ना बहुत सारा सैंपल लेना पड़ता है और अलग अलग सैंपल हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक सैंपल हम लोग रैंडमली ले लेंगे, एक सैंपल हम लोग स्ट्रेटाफाइड ले लेंगे, एक सैंपल हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक है, पर्पजिव सैंपलिंग। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई? जल्दी बोलो। अब ये आप लोग बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। अभी तक की बातें समझ में आई? और फिर से तुम लोग वही कर रहे हो, एक ही जन का आंसर आता है। मैं बोला ना, मैं सिर्फ आप अकेले अकेले लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मनोहर को सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ मनोहर को पढ़ा रहा हूँ, प्रियंका को सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ प्रियंका को पढ़ा रहा हूँ, सिनर्जी हेल्थ टेक को समझना चाहिए कि मैं सिर्फ सिनर्जी हेल्थ टेक को पढ़ा रहा हूँ, सोनम जी को सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ। आप सिर्फ अपने आप को सोचो, दूसरों को मत देखो। आंसर दिया करो कुछ भी पूछता हूँ तो। मेजरमेंट स्केल कुछ जाना पहचाना लग रहा है? माप का पैमाना, ठीक है। चलो भाई बताओ, मेरे को नहीं मालूम, आप ही लोग बताओ क्या होता है ये नॉमिनल स्केल, नामित पैमाना क्या होता है? और इसके आंसर में मेल फीमेल नहीं बोलना है, ठीक है।
मेल फीमेल बिल्कुल नहीं बोलना इसके आंसर में, कैटेगरी में डिवाइड करता है ये। एक चलो कैटेगरी शब्द बोल लेते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं। ये आंकड़ों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, कुछ कैटेगरी में, या इसको हिंदी में बोलना चाहिए कुछ श्रेणियों में बांट देता है बस। और दूसरा चीज, केवल ये उनके पहचान का काम करता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन का बस काम करता है। केवल आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, यानी आंकड़ों को नाम बस दे देता है, वो उनको पहचान दे देता है। अब आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे कि मेल फीमेल, ठीक है, जैसे कि रिच पुअर, जैसे कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बस नाम दे रहा है कि ये लोग जो हैं ये लोग एजुकेटेड हैं और ये लोग जो हैं ये लोग अनएजुकेटेड हैं, ये लोग सारे मेल हैं और ये लोग सारे कौन हैं, फीमेल, सिर्फ नाम दे रहा है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया मेरे को। नॉमिनल। ऑर्डिनल बताओ ये कैसा स्केल होता है, ये क्या काम करता है? नेम प्लस रैंक, बिल्कुल सही। ये नाम तो देता ही है, मेल फीमेल ये भी बताता है, लेकिन ये हर एक डेटा का रैंक या ऑर्डर भी क्लियर कर देता है। रैंक या फिर ऑर्डर, या फिर हिंदी में क्या, क्रम, ये भी बता देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बता देता है कि अगर मैं पहले मेल लिखा हूं और फिर सेकंड नंबर में मैं फीमेल लिखा हूं, तो देखो नाम तो बता दिया ना मेल और फीमेल, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि मेल की संख्या ज़्यादा है और फीमेल की संख्या मेल से कम है, तो रैंक भी बता दिया। ठीक है, इंटरवल ये क्या है भाई? अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या करना है? रैंक की स्पेलिंग गलत है, RANK होता है। कैटेगरी प्लस ऑर्डर प्लस डिफरेंस, बिल्कुल सही, ये सबसे सही आंसर है। कैटेगरी नहीं बताता क्या, इंटरवल बताता है। कैटेगरी या नाम या आइडेंटिफिकेशन तो ये भी दे देता है, ठीक है, प्लस ये रैंक भी बताता है, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ ये बता देता है, दो यूनिट्स के बीच या दो ऑब्जर्वेशन के बीच कितना अंतर है, अंतर को भी बता देता है। ठीक है, जैसे कि अब इस बार क्या होगा, रैंक तो पहले आ गया था, सबसे पहले हमारे पास मेल फीमेल आ गया, नाम पता चल गया हमको, रैंक भी पता चल गया कि मेल की संख्या ज़्यादा है फीमेल की संख्या कम है। अब इंटरवल जो है एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा आप लोगों को, वो एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देगा कि मेल और फीमेल के बीच जो संख्या का अंतर है वो है 1000 का, यानी कि मेल जो है फीमेल से 1000 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल में क्या हुआ, नाम यानी कि कैटेगरी, रैंक और के साथ साथ हमको डिफरेंस भी पता चल गया। रेशियो बताओ भाई, रेशियो में क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। रेशियो में इसमें कैटेगरी भी मिल जाती है, रैंक भी मिल जाता है, इवन डिफरेंस भी मिल जाता है। तो फिर ये यूनिक क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमको एब्सोल्यूट ज़ीरो की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। ये क्या चीज़ आ गई एब्सोल्यूट ज़ीरो? ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? नहीं, ज़ीरो मीन्स नो वैल्यू, ऐसा नहीं है। ज़ीरो का मतलब तो नो वैल्यू ही होता है ना। यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो ही होता है, नो वैल्यू ही होता है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों बोल रहे हैं? ज़बरदस्ती ऐसा फैंसी नाम क्यों दे रहे हैं इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो? वो चीज़ नहीं बता रहे हो आप लोग जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ है क्या? एब्सेंस ऑफ क्वालिटी। रेशियो में एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट लागू होता है। मतलब अगर मैंने किसी आंकड़े के सामने ज़ीरो लिख दिया, इसका मतलब उस आंकड़े में या उस यूनिट में वो क्वालिटी ही मौजूद नहीं है जो हमारे सैंपल में चाहिए हमको। ठीक है, जैसे कि अगर इनकम की बात की जाए, इनकम एक क्वालिटी है,
अब लिखा है कि जो मिस्टर ए है इसके सामने इनकम वाले कॉलम में इनकम, ये वाला एक इनकम वाला कॉलम है समझ लो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि अगर इसके सामने ज़ीरो लिखा है तो इसका मतलब होगा कि ए जो है इनकम अर्न ही नहीं करता। तो इसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ क्वालिटी, विशेषता का मौजूद ही ना होना, विशेषता की अनुपस्थिति बोल लो इसको हिंदी में। किसी विशेषता सही लिखा है ना, की अनुपस्थिति। ठीक है, तो जो रेशियो स्केल जो है ये हमको एब्सोल्यूट ज़ीरो देता है। मतलब अगर यहाँ पर ज़ीरो लिखा है इनकम में, इसका मतलब ये जो ए है इसमें इनकम वाली क्वालिटी ही नहीं है, ये व्यक्ति इनकम अर्न ही नहीं करता। ठीक है, ये है हमारा स्केल। चलो भाई स्केल अच्छा हुआ आप ही लोग पढ़ा दिए मेरे को। चारों में क्या मतलब इनका संबंध क्या है चारों में, बताओ। कुछ तो संबंध होगा आपस में। बोलो बोलो जल्दी बोलो, चारों में क्या संबंध है आपसी में। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग को टाइम लग रहा है। सबसे छोटा भाई कौन है, नॉमिनल। सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। ये पायरेटेड वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये पायरेटेड वाला ही होता है, ओरिजिनल ही होता है। सबसे छोटा भाई कौन है, नॉमिनल, यानी कि नामित पैमाना। ठीक है, इससे बड़ा भाई कौन है, इससे बड़ा भाई है ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी और जिम्मेदारी है। इससे बड़ा भाई कौन है, इससे बड़ा भाई है इंटरवेल, इसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी मतलब कि सबसे छोटा भाई कौन है, नॉमिनल है, इसको किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, इसको सिर्फ अपना काम करना है। ऑर्डिनल जो है इससे बड़ा वाला भाई है, तो इसको नॉमिनल की जिम्मेदारी भी उठानी है और अपनी जिम्मेदारी भी उठानी है। ठीक है, उससे बड़ा भाई है इंटरवेल, अंतराल पैमाना बोलते हैं इसको। ऑर्डिनल को हिंदी में बोलते हैं क्रमिक पैमाना, नॉमिनल को बोलते हैं नामित। इंटरवेल जो है तीसरे नंबर का भाई है, इसको नॉमिनल की जिम्मेदारी भी उठानी है, ऑर्डिनल की जिम्मेदारी भी उठानी है और अपनी जिम्मेदारी भी उठानी है। ठीक है, और फिर आता है सबसे बड़ा भाई जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा भाई है तो इसको सबकी जिम्मेदारी उठानी है, मतलब इसको सबका काम करना है, नॉमिनल का काम भी करना है, ऑर्डिनल का काम भी करना है, इंटरवेल का काम भी करना है और रेशियो का काम भी करना है। ठीक है, तो ये संबंध है चारों में। अगर क्वालिटी के हिसाब से पूछा जाए तो रेशियो सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा इंटरवेल, इससे छोटा ऑर्डिनल और इससे छोटा नॉमिनल। अगर मैथमेटिकली बोलेगा तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, घटते क्रम में भी देखो, ये घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में बोलेगा तो एन सबसे पहले आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बढ़ते क्रम में मतलब एन, फिर ओ, फिर आई यानी कि इंटरवेल और आखिरी में आर। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को भी जानबूझ के मुश्किल बना के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तो हम लोग पढ़े स्केल, अब हम लोग स्केलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, स्केल का मतलब है कि आप ऑर्डिनल स्केल अपना रहे हो क्या। अगर आप ऑर्डिनल स्केल अपना रहे हो तो जब सारा डेटा आपको मिल जाएगा तो आप उसको ऑर्डर में रखोगे, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ स्केल। आप ऑर्डिनल स्केल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप स्केलिंग करोगे कैसे। 1 2 3 4 के पहले तो आपको ये डेटा चाहिए ना, ये वाला डेटा जिसको आप 1 2 3 4 में रख रहे हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग टेक्निक, पैमाने की तकनीक। तो अलग अलग टाइप का स्केल है हमारे पास, स्केलिंग करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसा आंकड़ा या ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर रहे हो जिसमें क्वालिटी पता चलती है, जैसे कि लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद। ठीक है, अबव एवरेज, औसत से ऊपर, एवरेज औसत, बिलो एवरेज औसत से कम। इस टाइप के क्वालिटी को मेजर करने के लिए, क्वालिटी को मापने के लिए
आप जो स्केलिंग टेक्निक आप अपनाते हो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्केल का मतलब क्या बताया था मैं आप लोगों को, बताओ भाई, स्केल का मतलब बताया था ना मैं, क्या बोला था मैं? किसी वैल्यू को मेजर करने के लिए, किसी मूल्य को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का या जिस मानक का इस्तेमाल किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल। याद आ रहा है? बुर्ज खलीफा वाला एग्जाम्पल दिया था, बरगद के पेड़, अनपढ़ आदमी, इसका मैं एग्जाम्पल दिया था, कुछ याद आ रहा है? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? तो किसी भी प्रकार की क्वालिटी को या गुण को मापने के लिए हम लोग जो रेटिंग स्केल यूज़ करेंगे, उसमें उसके लिए कौन कौन सा रेटिंग स्केल यूज़ किया जा सकता है वही अपन एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? नाम याद रखना और बेसिक उसका फीचर याद रखना, बस उतने से काम चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला क्या है? ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग किसी सवाल का या किसी गुण पे हम लोग पसंद नापसंद के आधार पे रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, आपको ये वस्तु या ये प्रोडक्ट जो है वो कितना पसंद आया। अब रिस्पोंडेंट जो है वो अपने पसंद या नापसंद को 5 स्तर में बता सकता है, ठीक है? कैसे? लाइक, वेरी मच, मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक सम वॉट, यानी कि थोड़ा तो पसंद आया है। न्यूट्रल, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद डिसलाइक सम वॉट, यानी थोड़ा पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया। और आखिरी में डिसलाइक वेरी मच, यानी कि बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपको ये एक ग्राफ दिया जाता है। ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, इसी को हम लोग ग्राफ बोलेंगे। ये एक ग्राफ है समझ लो, जिसमें पहले से आपको रिस्पांस दिया गया है, रिस्पांस का ऑप्शन आपको दिया गया है, और आपको क्या करना है, उस वस्तु के बारे में या उस प्रश्न के बारे में आपके जो भी विचार हैं, आपका जो पसंद या नापसंद है, उसके सामने आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा टिक मार्क करना है। या अगर ऐसे गोला है तो उस गोले को ऐसे भर देना है, जैसे उसमें OMR शीट में भरते हैं ना, वैसी। इसी को बोलते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल। आपको 5 ग्राफ में या 4 ग्राफ में या 3 ग्राफ में ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, और उसमें से किसी एक को आपको क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। ये है ग्राफिक रेटिंग स्केल। उसके बाद है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, या इसी को हम लोग न्यूमरिक स्केल भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या रहता है भाई, कथनों की श्रृंखला रहती है, स्टेटमेंट का क्या रहता है, एक सीरीज रहता है। अब इसमें जो रिस्पोंडेंट है, जो हमारा उत्तर करता है, जो आंसर करने वाला व्यक्ति है, वो उस सारे कथनों में से या उन सारे स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट चुनता है जो उसके ओपिनियन या उसके अनुभव से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों से मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ अपने क्लासेस का, तो मैंने आप लोगों को 5 सेंटेंस अवेलेबल करवा दिया। पहले सेंटेंस में लिखा है कि ये क्लास जो है बहुत यूज़फुल रहा, यूज़फुल है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे दिया कि ये क्लास जो है ये मेरे लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक है? तीसरा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे दिया कि ये क्लास
केवल रिवीजन के लिए ठीक है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट में दे दिया कि ये क्लास शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। एक स्टेटमेंट में दे दिया कि ये क्लास जो है बेकार है। अब ये 5 स्टेटमेंट में आपको दे दिया। ठीक है, नाम क्या है? आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल या न्यूमेरिकल स्केल। इसमें देखो ये कथनों की श्रृंखला है कि नहीं। अब रिस्पोंडेंट को क्या करना है, इन 5 में से जो स्टेटमेंट उसके अनुभव से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, उस श्रृंखला उस क्वेश्चन को या उस रिस्पॉन्स को उसको टिक करना है। ठीक है, और सब यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, सभी स्टेटमेंट को हम लोग कोई एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नंबर दे दिए 5, इसको हम लोग नंबर दे दिए 3, इसको 2 नंबर दे दिए, इसको 2.5 नंबर दे दिए, इसको 0 नंबर दे दिए, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या होता है? कथनों की श्रृंखला या स्टेटमेंट, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, ये याद रखना भाई। आया समझ में? देखो रिसर्च में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मैं आप लोगों को आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल का मतलब बताया है ना, उसके कुछ फीचर्स बताया। अब हो सकता है आप कोई एक बुक पढ़ोगे जिसमें आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल रहेगा, लेकिन उसमें आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। यानी कि 100 अलग अलग रिसर्चर्स रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, या रिसर्च की अलग अलग प्रॉपर्टी को बहुत ही अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर चीज़ के आप लोगों को कुछ ऐसी क्वालिटी बता दूं जिससे क्वेश्चन बन सकता है और जिससे आंसर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका क्या हो सकता है, उसके बाद एक होता है पेयर्ड कंपेयर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जोड़ा, क्या लिखा था उसमें, जोड़ा विश्लेषण या जोड़ा तुलना, ऐसे कुछ तो लिखा था। यानी कि इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे सामने 2 ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे और हमको दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनना होगा, या हमसे ये पूछा जाएगा कि आपके सामने अगर ये 2 ऑप्शन रखा जाए तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे और क्यों। ठीक है, जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बिना नेट के आपको एपी का एग्ज़ाम देने दिया जाए, लेकिन अगर आप बिना नेट के एग्ज़ाम के एपी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपके सिलेबस में नेट का सिलेबस भी जोड़ देंगे। एपी के सिलेबस के साथ साथ आपको नेट का सिलेबस भी पढ़ना है और 2 पेपर एक साथ देना है। या तो ये ऑप्शन चुन लो, या तो फिर पहले नेट निकालो और फिर सिर्फ एपी का एग्ज़ाम लो, ये वाला ऑप्शन चुनो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए आपको बोले और क्यों, आप दोनों में से कौन सा आंसर चुनोगे, तो ये होगा पेयर्ड कंपेयर। पेयर्ड मतलब पेयर समझते हो ना, पेयर, उससे बना है पेयर्ड कंपेयर। उसके बाद रैंक ऑर्डर, यानी कि हो जाएगा कि आपको 5 ऑब्जेक्ट या 5 ऑप्शन दे दिया जाए अलग अलग, और आपको रैंक बनाने के लिए बोला जाए कि इन 5 में से आप फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या रखोगे, सेकंड प्रायोरिटी में क्या रखोगे, थर्ड प्रायोरिटी में क्या रखोगे, फोर्थ में क्या रखोगे, फिफ्थ में क्या रखोगे। देखो रैंक आ गई ना, रैंक थोड़ी देर पहले हम लोग रैंक ऑर्डर दोनों पढ़े हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है रेट करने का। जो व्यक्ति जिस चीज़ को फर्स्ट में रखेगा वो उसको सबसे ज़्यादा हाई रेट कर रहा है। ठीक है, जो सेकंड में रखा है उसको थोड़ा कम रेट कर रहा है, जो थर्ड में रखा है उसको थोड़ा कम रेट कर रहा है, इस तरीके से। उसके बाद होता है आर्बिट्ररी स्केल, इसको बोलते हैं मोल भाव पैमाना, मोल भाव पैमाना, या इसको अस्थाई पैमाना भी बोलते हैं, अस्थाई पैमाना। इसका मतलब ये है, देखो एडहॉक लिखा है, एडहॉक समझते हो कि नहीं। अभी 2-3 महीने पहले एक एडहॉक नौकरी के लिए पागलपन सवार था हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं में, मेरे ऊपर भी था। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं उससे कोई अछूता हूँ, बेरोजगार तो मैं भी हूँ।
एडहॉक नहीं जानते यार? कभी नहीं सुने हो एडहॉक? एडहॉक नौकरी नहीं सुने? एडहॉक की नौकरी है भाई, कैसे शादी कर लूँ, जैसे किसी लड़के से पूछो कि तू तो नौकरी कर रहा है, शादी कर ले, तो वो बोलता है ना कि अरे एडहॉक की नौकरी है भाई, कैसे शादी कर लूँगा। तो वही तो है एडहॉक। नहीं सुने हो कभी एडहॉक तुम लोग? टेम्परेरी, हाँ और क्या, एडहॉक मतलब टेम्परेरी, अस्थायी, ठीक है। संविदा, बिल्कुल सही, संविदा, एडहॉक। तो आर्बिट्रेरी स्केल जो है वो अस्थायी आधार पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, एडहॉक बेसिस पे। क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। देखो आगे लिखा है डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो शोध करता है उसके सोच पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ये स्केल तब यूज़ करते हैं हम लोग जब रिसर्चर का विचार या रिसर्चर की सोच ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय रिस्पोंडेंट के, वहाँ पर हम लोग ये वाला आर्बिट्ररी स्केल यूज़ करते हैं। अब देखो एडहॉक बेसिस का मतलब क्या है। आर्बिट्ररी स्केल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब पहले हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है, बाद में इसमें से हम लोग अपने हिसाब से करेक्शन करते हैं कि इस आदमी का विचार बिल्कुल गलत है, इसका थोड़ा ठीक लग रहा है, इसका थोड़ा ठीक लग रहा है, तो बस इन्हीं दोनों को हम लोग सही मान के चलेंगे, पहले वाले का हम गलत मान लेंगे। अब ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है बताओ? ये सारा डिसीजन जो है कि इसका रिस्पॉन्स गलत है, इसका सही है, इसका सही है, ये डिसीजन कौन ले रहा है? रिसर्चर ले रहा है ना डिसीजन। लिखा है ना यहाँ पे डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब कि विचार, सुझाव, मत, ठीक है। तो आर्बिट्ररी स्केल जो है वो इसीलिए एडहॉक बेसिस पे होता है, अस्थायी आधार पे होता है। नाम ही है ना, देखो अस्थायी पैमाना, मोल भाव पैमाना। मोल भाव मतलब सब्जी नहीं खरीद रहे हो आप, मोल भाव का मतलब यहाँ पर रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच में मोल भाव चल रहा है। रिस्पोंडेंट कुछ अलग रिस्पॉन्स दे रहा है और रिसर्चर उससे मोल भाव कर रहा है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भाई देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं और स्केल बोला था, ये अलग स्केल बताया था, अब यहाँ पर फिर मैं स्केल बता रहा हूँ, तो दोनों में अंतर क्या है? एक तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं स्केलिंग टेक्निक, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इनको भी स्केल के नाम से पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ ऐसा समझ के चलना इसको, पहले तो इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। इसका मतलब ये सारे स्केल्स जो है ना, ये हम लोग नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट अगर हमारे पास नंबर आ रहा है, क्वालिटी वालिटी नहीं आ रही, यानी कि क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक अनुसंधान जब आप कर रहे हो या संख्यात्मक अध्ययन जब आप कर रहे हो डायरेक्ट, तब आप ये वाला स्केल यूज़ करते हो, ठीक है। और अगर आप क्वालिटी पे अनुसंधान कर रहे हो, आपके आंकड़े जो हैं वो क्वालिटी पे आधारित है, गुणात्मक आंकड़े हैं आपके, तब आप ये सब स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंशियल स्केल्स, या फिर इसी को थर्स्टन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। थर्स्टन नाम का एक रिसर्चर था, थर्स्टन, उसी ने ये स्केल बनाया था, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? थर्स्टन। और एक और नाम क्या है इसका? डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विभेदात्मक पैमाना, विभेदात्मक पैमाना ये बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, या फिर थर्स्टन पैमाना बोल देगा वो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेंसस स्केल अप्रोच। कंसेंसस का मतलब बताया था मैं आप लोगों को, कब बताया था? जब मैं आप लोगों को पॉपुलेशन और सैंपल समझा रहा था, तो मैं आप लोगों को पॉपुलेशन और कंसेंसस में अंतर बताया था। कंसेंसस का मतलब क्या था? पॉपुलेशन का मतलब जनगणना हो गया ना, कंसेंसस का मतलब क्या था? अरे सॉरी, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या हो गया, कंसेंसस का मतलब जनगणना हो गया। चलो ठीक है, हिंदी पता चल गया मेरे को, मतलब क्या था उसका, मतलब अनुवाद नहीं। कंसेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, अच्छी बात है। मतलब क्या था इसका? हमारे रिसर्च में इसका मतलब क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेंसस का मतलब।
मतलब क्या था इसका? भूल गए हो? कंसेंसस का मतलब था जब हम लोग अपने पॉपुलेशन या सैंपल के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति का कह लो, का अध्ययन करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। एक घर की सारी क्वालिटी, चलो ठीक है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक गुण का अध्ययन करते हैं, किसी भी क्वालिटी को नहीं छोड़ते, किसी भी विशेषता को नहीं छोड़ते। हमारे संज्ञान में जितनी भी क्वालिटी है किसी पॉपुलेशन में या किसी सैंपल में, उसके हर एक क्वालिटी का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो डिफरेंशियल स्केल है वो कंसेंसस स्केल अप्रोच पे आधारित है, यानी कि जनगणना पैमाना, अरे अप्रोच को हिंदी में क्या बताया था आप लोग? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। जनगणना पैमाना दृष्टिकोण पे आधारित है। इसका मतलब जनगणना क्या कहती थी भाई, कि आपको हर क्वालिटी को चेक करना है, हर क्वालिटी को का अध्ययन आपको करना है। तो थर्स्टन स्केल जो है उसमें पहले तो ये समझ लो कि इसमें आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर दो ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस बात पे या इस कथन पे से सहमत हैं या असहमत है। पहले तो एक चीज़। दूसरा, कंसेंसस स्केल अप्रोच पे आधारित है। इसका मतलब कि जिस भी वस्तु स्थिति या जिस भी वस्तु या जिस भी परिस्थिति या जिस भी गुण के लिए आप ये स्केल यूज़ कर रहे हो, उस गुण के संबंध में आपको सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर देना है, हर गुण का अध्ययन आपको करना है ना। कंसेंसस स्केल अप्रोच तो यही कहता है भाई कि आपको पॉपुलेशन में मौजूद सभी प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर प्रकार की विशेषता के बारे में ओपिनियन जानने के लिए आपको क्वेश्चन इंक्लूड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट है। तो क्योंकि ये कंसेंसस अप्रोच पे आधारित है और कंसेंसस कहता है कि आपको हर क्वालिटी का अध्ययन करना है, तो इसलिए थर्स्टन स्केल में हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, हर क्वालिटी को मेजर करने वाला क्वेश्चन या कथन या स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखो, स्टूडेंट से हमको ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में ओपिनियन लेना है, तो हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर देंगे और हर स्टेटमेंट या हर क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन दिया जाएगा, एग्री या फिर डिसएग्री। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन क्लासेस आर यूजफुल, चलो मान लेते हैं मैं इसमें से एग्री करता हूँ। दूसरा, जूम ऑनलाइन क्लासेस इज़ बेटर देन गूगल मीट, कि जूम ऑनलाइन क्लास जो है वो गूगल मीट से बेहतर है, तो मैं इसमें टिक कर दूंगा असहमत हूँ। नेटवर्क इशू इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसमें एग्री कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको थर्स्टन स्केल यूज़ करना है। आया समझ में थर्स्टन स्केल? बताओ भाई। आया ना समझ में? अब देखो, थर्स्टन स्केल के साथ अच्छी और बुरी बात दोनों यही है। अच्छी बात क्या है, एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति या तो इस बात से एग्री है या तो डिसएग्री। अगर आप सिर्फ एग्री हो या सिर्फ डिसएग्री हो तो बीच में कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचती, या तो आप एग्री करते हो या तो आप डिसएग्री करते हो। लेकिन यही चीज़ इसकी खराबी भी है कि आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है अपना ओपिनियन बताने के लिए, कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी भी परिस्थिति के लिए आपका जो एटीट्यूड रहता है वो केवल एग्री और डिसएग्री नहीं होता, बीच में भी होते हो ना कभी कभी आप। जैसे आपके दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया, अब आपके लिए ना तो पहला दोस्त सही है ना तो दूसरा दोस्त सही है, ना तो पहला दोस्त गलत है ना तो दूसरा दोस्त गलत है। हो सकता है ना ऐसा भी, जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल आप किसी एक दोस्त का पक्ष ले लो। तो वैसी स्थिति में फिर थर्स्टन स्केल जो है वो काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमको एक ऐसा स्केल चाहिए था जो केवल एग्री डिसएग्री के बीच के ऑप्शंस भी हमको दे। तो वो ऑप्शन हमको कौन देता है, समेटेड स्केल या फिर लिकर्ट टाइप स्केल। टेंशन मत लेना, हिंदी में लिकर्ट पैमाना ही बोलेगा वो, कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। समेटेड अगर इंग्लिश में याद रखना है तो लिकर्ट को समेटेड स्केल भी बोलते हैं। अब इसको दिया कौन था, वही हमारा लिकर्ट, ये इस पैमाने को बताया था। समेटेड मतलब देखो इसमें सब कुछ समेट लेंगे हम लोग, इसीलिए इसका नाम समेटेड है। सब कुछ समेट लेंगे मतलब आपको यहाँ खाली एग्री और डिसएग्री ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको
स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, इसका ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो एक अंतर तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको थर्स्टन स्केल की तुलना में ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है, जिससे क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। ये सबसे बड़ी खासियत है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खासियत है ये लिकर्ट स्केल का। क्या कि ये आपके एटीट्यूड को फेवरेबल या अनफेवरेबल के स्केल में दर्शाता है। ठीक है, फेवरेबल यानी कि अनुकूल, अरे अनुकूल लिख दिया था, अनुकूल, और इसका मतलब होता है प्रतिकूल। गनीमत है मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो मेरे को सामान्य हिंदी मेरी अच्छी है, टेक्निकल हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। अब विषयवार हिंदी तो जब पढ़े रहेंगे तभी पता रहेगा। इसका क्या मतलब है अनुकूल प्रतिकूल? देखो यहाँ क्या था, थर्स्टन स्केल में आपको जवाब केवल हाँ या ना में मांगा जा रहा था। तो या तो आपकी तरफ से हाँ है या तो आपकी तरफ से ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका झुकाव समझ में आता है। ये तो हो गया न्यूट्रल, ना आप हाँ बोल रहे हो ना तो आप ना बोल रहे हो। लेकिन अगर आपका ओपिनियन डिसएग्री या स्ट्रांग डिसएग्री, दोनों में से कुछ भी है, तो हमको ये समझ में आ रहा है ना कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में है, थोड़ा सा झुकाव जो है वो नेगेटिव साइड में है। दोनों ही केस में ये माना जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके जो विचार हैं किसी भी वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वो थोड़ा सा नकारात्मक साइड में है। तो अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल साइड में है। डिसएग्री बोलोगे तब भी आप प्रतिकूल साइड में हो, स्ट्रांगली डिसएग्री बोलोगे तब भी आप प्रतिकूल साइड में हो, और इसी तरीके से आप चाहे एग्री बोलो चाहे स्ट्रांगली एग्री बोलो, दोनों ही केस में आपका जो झुकाव है वो थोड़ा सा अनुकूल तरफ है ना। तो इससे हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि 40% लोगों का जो सुझाव था वो थोड़ा फेवरेबल था, 60% लोग 10% लोगों का जो सुझाव था वो न्यूट्रल था, और बचे 50% लोगों का जो सुझाव था वो थोड़ा सा प्रतिकूल था। तो आपको रिस्पांस का ऑप्शन भी मिल रहा है, 5 ऑप्शन मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप ये जजमेंट भी पास कर सकते हो कि अगर ये आपका मीटर है, ये है न्यूट्रल, इधर है अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, और इधर है फेवरेबल, तो आप बता सकते हो ना मीटर में कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज जो थे वो फेवरेबल साइड थे, न्यूट्रल साइड थे, या फिर अनफेवरेबल साइड थे। ठीक है, यह है आपका लिकर्ट स्केल। कम्युलेटिव स्केल या फिर लुईस गटमैन स्केल, इसको गटमैन स्केल भी बोलते हैं ना, याद रखना, गटमैन स्केल भी बोलते हैं इसको। कई किताब में इसको गटमैन स्केल के नाम से दिया रहता है। संचयी पैमाना, संचयी पैमाना, ठीक है, स्केलोग्राम भी बोलते हैं इसको, स्केलोग्राम एनालिसिस। अब देखो कम्युलेटिव स्केल या फिर स्केलोग्राम मतलब क्या होता है? स्केलोग्राम का मतलब होता है जब आप अपने रिस्पॉन्स को एक ग्राफ में शो करो। जैसे कि देखो आइटम नंबर 1 2 3 4, ये 4 आइटम थे आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मतलब क्या दिया हुआ है? एग्री, और डैश का मतलब है डिसएग्री। तो आपने क्या किया, आपने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और सब में आपने ऑप्शन दे दिया एग्री या फिर डिसएग्री का। ठीक है, जहाँ जहाँ एग्री मिला वहाँ वहाँ आप क्या किए, 1 नंबर दे दिए, और जहाँ जहाँ डिसएग्रीमेंट मिला वहाँ वहाँ आप क्या किए, जहाँ एग्रीमेंट मिला वहाँ 1 नंबर दे दिए, जहाँ डिसएग्रीमेंट मिला वहाँ 0 नंबर दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ, अब देखो सपोज 4 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आइटम नंबर 1 2 3 4
चारों के लिए एग्रीमेंट बोले बोले वो लोग एग्री किए, सहमत हुए। 3 लोग ऐसे थे जिन लोग आइटम नंबर या क्वेश्चन नंबर या कथन क्रमांक 1, 2, 3 के लिए सहमत थे, चौथे के लिए असहमत थे, तो डैश आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 लोग ऐसे थे जो लोग कथन क्रमांक 1 और स्टेटमेंट सेकंड के लिए एग्री थे, बाकी के 2 के लिए क्या थे, ये लोग डिसएग्री थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल कथन क्रमांक 1 में सहमत था, बाकी सब में वो असहमत था, और एक भी लोग ऐसे नहीं थे जो लोग सारे के सारे कथन से असहमत हों, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसको कम्युलेटिव क्यों बोलते हैं या स्केलोग्राम क्यों बोलते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये मैं अपने ग्राफ में जमा लिया इसको। अब देखो, मेरे को एक ऐसा एक तिरछा लाइन मिल रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट ये एक स्क्वायर बन रहा है, और जो रिस्पॉन्स का जो पैटर्न है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो पैटर्न है, वो इस स्क्वायर को ऐसे बीच से डायगोनली काट रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं स्केलोग्राम, ठीक है। तो अगर आप ये स्केल यूज करते हो तो फिर आप ऐसे ही जज करोगे अपने डेटा को। अगर स्केलोग्राम ग्राफ बन रहा है, ऐसे स्क्वायर बन रहा है, और आपके एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि वो इस पूरे स्क्वायर को बीच से एग्जैक्ट डायगोनली काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलोग्राम। स्केलोग्राम, तब आपका रिस्पॉन्स सही है। अगर ये ऐसा डायग्राम नहीं बनता, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से वो सही नहीं है, थोड़ा सा उसमें गलती है, ठीक है। मतलब कि देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था ना कि आपको अपना क्वेश्चनायर कुछ इस तरीके से बनाना है कि रिस्पोंडेंट की चालाकी या उसकी बेईमानी पकड़ी जाए। जैसे मैं बताया था ना, सरकार का वाला एग्जांपल दिया था ना, कि पहला क्वेश्चन है कि क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं, ठीक है। फिर दूसरा सवाल रहता है कि क्या आपको इस सरकार पे विश्वास है। तीसरा सवाल, क्या आप अगली बार भी इसी को वोट दोगे। चौथी बार, क्या आपको आपका नेता पसंद है या उस पार्टी का नेता पसंद है। अब ये 4 सवाल है। अब जिस व्यक्ति को वो पार्टी पसंद नहीं है या उनके काम पे विश्वास नहीं है या वो अगली बार उनको वोट नहीं देना चाहता, तो उसका रिस्पांस भी चारों के चारों में लगभग एक जैसा रहेगा। अगर वो अपनी सरकार से संतुष्ट है तो फिर वो विश्वास में भी हाँ बोलेगा, अगली बार वोट देने के बाद पे भी वो हाँ बोलेगा, और ये भी बोलेगा कि उस पार्टी का नेता उसको पसंद है। अगर वो उस काम से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो विश्वास के केस में भी ना ही बोलेगा कि उसको विश्वास नहीं है बोलेगा, वो अगली बार वोट नहीं दूंगा बोलेगा, उसका नेता पसंद नहीं है बोलेगा, ठीक है। तो ये होती है ना कंसिस्टेंसी। अब यहीं पे अगर वो उल्टा पुल्टा आंसर करने लगे, पहले बोले कि वो अपने सरकार के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है, फिर वो बोले कि उसको इस सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, फिर वो बोले कि वो अगली बार इसी को वोट देगा, फिर वो बोलेगा कि इन लोगों के नेता मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो ये वाला जो पैटर्न रहेगा ना रिस्पॉन्स का, उसमें फिर ऐसा पैटर्न नहीं बन पाएगा और हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे रिस्पॉन्स में थोड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये होता है क्या, कम्युलेटिव स्किल या फिर स्केलोग्राम एनालिसिस। आया समझ में? आया भाई समझ में? बताओ। चलो इसके बाद फैक्टर एनालिसिस, यानी कि घटक पैमाना, घटक या फिर तत्व पैमाना। तत्व पैमाना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस बात को चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी 2 वेरिएबल के बीच कॉमन आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 2 वेरिएबल के बीच में कॉमन आ रहा है, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर यूज़ करते हैं, कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, फैक्टर स्केल। जैसे कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट का बार बार मैं एग्जांपल ले रहा था, तो अब आपको दोनों के बीच बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो सेल्स और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं, उनके
इनके बीच के संबंध को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से घटक, जैसे कि YouTube प्रभावित कर रहा है, ठीक है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी प्रभावित कर रहा है, ये लोग वेरिएबल हो गए। YouTube, सेलिब्रिटी, ठीक है, क्रिकेट का मैच, ये सब क्या हो गया, ये सब वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो फैक्टर स्केल में अपन क्या करते हैं, इन सारे घटकों का अध्ययन करते हैं, उन सारे घटकों का अध्ययन करते हैं जो किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को प्रभावित करते हो, ठीक है। उसके बाद है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सीमेंटिक का मतलब होता है, सीमेंटिक समझते हो आप लोग, ये वो वाला अंबुजा सीमेंट वाला सीमेंट नहीं है। सीमेंटिक सुने हो कभी? जो लोग बीएड वाले होंगे ना, टेट वाले, टेट सी टेट वाला। समेटिव कहाँ बताया हूँ मैं अभी तक? अच्छा सॉरी, समेटेड, समेटिव नहीं भाई, समेटेड। समेटिव और फर्स्ट डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, क्या डिफरेंस बताऊं मैं? ग्राफिक रेटिंग स्केल और समेटेड, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, मैं डिफरेंस क्या बताऊं इसमें? चलो कुछ सोचता हूँ क्या बताया जा सकता है इसमें। देखो यार, एक तो जो हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल है, इसमें आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, आपके पसंद नापसंद को मेजर किया जा रहा है। जबकि ये जो है हमारा लिकर्ट स्केल, इसमें आपकी सहमति मांगी जा रही है, आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये कथनों पे आधारित है, कथनों पे, स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट या फिर आपका ओपिनियन। ओपिनियन और एक्सपीरियंस दो अलग अलग चीजें हैं ना, ओपिनियन और एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को मेजर कर रहे हैं, क्वालिटी को मेजर करना है बोला था ना मैं, तो यहाँ पर कौन सी क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, आपके अनुभव को। जैसे आप डोमिनोज का पिज्ज़ा खाने जाओगे तो वो लोग पूछते हैं वापस जाते समय कि कैसा लगा, टेस्ट कैसा था, यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा, ज़्यादा गर्मी थोड़ी थी, ज़्यादा ठंडी थोड़ी थी, वेटर्स का जो एम्प्लॉई है उनका बिहेवियर अच्छा था कि नहीं, तो आपके एक्सपीरियंस को मेजर कर रहे हैं। जबकि लिकर्ट स्केल में आपके ओपिनियन को मेजर कर रहे हैं कि क्या आप मानते हो कि यूजीसी नेट एक अच्छा एग्ज़ाम है, क्या आप मानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट एक सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप मानते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2025 में आ जानी चाहिए। आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस में, ठीक है, ओपिनियन को मेजर कर रहे हैं। कहाँ पहुँचे थे? हाँ, सीमेंटिक 9th में पहुँचे थे ना हम लोग। सीमेंटिक का मतलब मालूम है किसी को? सीमेंटिक का मतलब होता है शब्दार्थ, शब्दार्थ। तो शब्द विभेदक पैमाना इसको बोलेंगे। कौन बनाया था भाई इसको? चार्ल्स ई ऑसगुड, जी जे सूची और पी एच तनेनबम, क्या बोलेंगे पता नहीं, इसको रट के चले जाना एग्जाम में। चार्ल्स ई ऑसगुड, जी जे सूची और पी एच जो भी है, इन तीनों ने मिल के ये शब्दार्थ विभेदक, शब्द विभेदक पैमाना बनाया था। कब? 1957 में। एनटीए को ना रेटिंग स्केल, उसके डेवलप करने वाले लोग और उसका ईयर, इन सब से प्यार है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये जो सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, ये किसी वस्तु के संबंध में लोगों के वैचारिक अर्थ को मापने के लिए बनाया गया था।
किसी भी वस्तु या किसी उद्देश्य या किसी घटना, किसी भी चीज़ के बारे में आप साइकोलॉजिकली क्या सोचते हो, ठीक है, आपके लिए उस चीज़ की परिभाषा क्या है, ये मेजर करने के लिए, ये मापने के लिए बनाया था। जैसे कि दहेज, हर व्यक्ति के लिए दहेज की मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा का अर्थ मेरे लिए बिल्कुल अलग है, आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कल्चर, कल्चर नहीं, कल्चर्ड, किसको हम कल्चर्ड बोलेंगे, संस्कारी बोलेंगे, किसको हम अनकल्चर्ड बोलेंगे, असंस्कारी बोलेंगे, इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु, कल्चर या किसी भी परिस्थिति के बारे में आपकी मानसिकता क्या है, आपका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है उसके लिए, ये मापने के लिए सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बनाया गया था। शब्द विभेदक मतलब कि हर शब्द के लिए सबका भेद अलग अलग है ना, अलग अलग भेद करते हैं सब एक ही शब्द के लिए। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल स्केल। मल्टी डायमेंशनल स्केल जो है ये क्या करता है, ये मतलब बोलना चाहिए कि जब कम जानकारी में आपको मापना है, आपके पास जानकारी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको मेजर करना है उसकी क्वालिटीज़ को, तो उस समय आप क्या करते हो, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास सिर्फ 50 लोगों की जानकारी उपलब्ध है, सिर्फ 50 लोगों की, आपको ज़रूरत था कितना, 200 लोगों की ज़रूरत थी आपको, या 300 लोगों की ज़रूरत थी आपको, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 लोगों की जानकारी उपलब्ध, यानी सिर्फ 50 लोग उपलब्ध हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन ले लोगे, बहुआयामी जानकारी इकट्ठी कर लोगे उनसे, इसलिए कि क्या पता कुछ दूसरी जानकारी भी हमारे पर्पस के काम आ जाए, ठीक है। हम लोग दहेज के बारे में लोगों के विचार जानना चाह रहे थे, लेकिन हमको 300-400 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन हमको सिर्फ 50 ही लोग मिल सके, तो हम लोग उन 50 लोगों से वो चीज़ें भी पूछ लिए जिसका वैसे दहेज से कोई खास लेना देना है नहीं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास जानकारी कम है ना, कम लोग हैं हमारे पास, तो ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग या बहुआयामी पैमाना। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का फटाफट देख लेते हैं। ये तो हुआ सैम्पलिंग, अब स्केलिंग भी हो गया, अब डेटा कलेक्शन यानी कि आंकड़ों का संकलन, ये आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो पहले देख लो भाई, डेटा किस किस टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक भी बोलते हैं, इसको शुद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े। कलेक्टेड फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है वही नया, फर्स्ट हैंड, न्यू, फर्स्ट हैंड, ये सारे शब्द का इस्तेमाल करता है। नया, फर्स्ट हैंड, हिंदी में भी फर्स्ट हैंड बोल देता है कभी कभी, ठीक है, या फ्रेश, ताज़ा ताज़ा कलेक्ट करते हैं इसको, गरम गरम, ठीक है। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं इसको, इसके लिए पहले ना सेकेंडरी डेटा पढ़ना चाहिए था वैसे हम लोगों को, उससे प्राइमरी डेटा समझ में आ जाता ज़्यादा अच्छे से। प्राइमरी डेटा मतलब कि आप खुद नए सिरे से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप सेकेंड हैंड डेटा यूज़ नहीं कर रहे हो, पहले से उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप दहेज पे रिसर्च करने जाओगे, दहेज पे तो सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, आर्टिकल लिखा हुआ है, इंटरव्यू यूट्यूब में अपलोडेड है, लेकिन आप वो सब नहीं देख रहे हो, आप बिल्कुल नए सिरे से कागज़ पेन उठा के क्वेश्चन बना के लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब कि अवलोकन पद्धति, अवलोकन विधि। अब ऑब्जर्वेशन शब्द कई बार आ चुका है, ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए, जहाँ बिहेवियरल साइंस की बात चल रही है, यानी कि लोगों के व्यवहार को जहाँ मापने का काम चल रहा है, इस परिस्थिति में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उस परिस्थिति में लोग कैसा व्यवहार करते हैं। दिन के 5 घंटे अगर हम लोग वर्किंग आवर रखेंगे तो हमारे एम्प्लॉय का व्यवहार कैसा रहता है, उसी 5 घंटे को 10 घंटे कर देंगे तो कैसा व्यवहार रहता है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान।
ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ऑब्जर्वेशन आप ऐसे ही नहीं कर सकते, बहुत दुनिया का ताम झाम और उसमें चोंचले लगते हैं आपको, कैमरा, कंप्यूटर, नोट करने वाला एक व्यक्ति, डेटा कलेक्ट करने वाला एक व्यक्ति। तो ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि जो है वो बहुत खर्चीला है भाई, मोटा पैसा मांगता है, लिमिटेड क्षमता है इसकी। आप कितनी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर लोगे, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप ऑब्जर्व करते किन चीज़ों को हो, आप ऑब्जर्व करते हो मूवमेंट को, गति को। एक एम्प्लॉय यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है, वहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है, आप गति को ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो, ठीक है। आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया को, प्रतिक्रिया। आप कारण को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कई बार उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसकी क्षमता जो है लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बाहरी वातावरण से प्रभावित होती हैं, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो चीज़ें बाहर चल रही हैं, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो इनविजिबल है, उसको आप देख नहीं सकते। दूसरा तरीका होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू लेते हो आप, इंटरव्यू आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, साक्षात्कार पद्धति। पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है जिसमें एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही व्यक्ति से इंटरव्यू लेता है। फोकस्ड इंटरव्यू मतलब कि किसी खास तरीके के व्यक्ति को ही इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप उस व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहे हो यूट्यूब में जिसने नेट या जेआरएफ क्लियर कर लिया है और जो बोल रहा है कि मैं 25-25 घंटे एक एक दिन में पढ़ता था। क्लिनिकल, क्लिनिकल यानी कि इसको बोलते हैं क्लिनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, देखो एक तो ना क्लिनिकल को इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये बता देता हूँ। क्लिनिकल, इसका एक और नाम है इंटरोगेटिव। इंग्लिश में एक इंटरोगेटिव भी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं यार इसको, पूछताछ ऐसा कुछ बोलते हैं। पूछताछ नहीं, ये नहीं बोलते। अरे अपन टीवी में देखते हैं ना, जासूस लोग या बहुत खतरनाक पुलिस लोग इंटरोगेट करते रहते हैं बड़े खतरनाक क्रिमिनल लोग को, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो इसका हिंदी याद आएगा ना तो मैं बता दूंगा। तो ये क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है, क्लिनिकल इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, चोर उचक्के, उन लोग का क्या रहता है, जो पूछताछ करता है उनसे, उसको पहले से पता रहता है कि ये आदमी जितना हो सके झूठ ही बोलेगा। जब तक एकदम इसके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब तक ये झूठ ही बोलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, ठीक है। जो पूछताछ करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो ऑफिसर रहता है, हम लोग उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तेरे को जैसा क्वेश्चन करना है कर, तेरे को बैठ के करना है कर, उसको मार पीट के करना है कर, उसको डरा के करना है कर, जैसे करना है कर, बस उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाना है भाई कि बम कहाँ छुपा रखे हो, कहाँ लगाए हो, ये इन्फॉर्मेशन उगलवाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, पहले से कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता, रिस्पॉन्स के हिसाब से अगला क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। देखे होगे ना कई ठो मूवी में कि क्रिमिनल बैठा है और एक एकदम हट्टा कट्टा ऑफिसर उससे इंटरोगेट कर रहा है। शुरू में क्रिमिनल जो है वो हंसता है, जानबूझ के उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो फंसते जाता है ना। तो उसको बोला जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव मतलब कि नॉन डायरेक्टिव भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, पर इसमें ये क्लिनिकल से थोड़ा अलग है। ये सामान्य इंटरव्यू है, बस इसमें क्वेश्चंस पहले से फिक्स नहीं होते, ठीक है, मगर एक विशेष विषय पे ही होता है, ये विषयवार ही होता है। टेलीफोन इंटरव्यू मतलब कि फ़ोन में इंटरव्यू लेना। टेलीफोन इंटरव्यू लेने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू को माना जाता है कम खर्चीला होता है, समय कम लेता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में जल्दी और ज़्यादा सही रिस्पॉन्स मिलने की संभावना होती है, ये माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर एक क्वेश्चनायर मेथड होता है। क्वेश्चनायर में आप लोगों को बता चुका हूँ, आप 10, 20, 50, 100 क्वेश्चंस का लिस्ट बना के लोगों को दे देते हो कि भाई इसमें अपना आंसर भर के दो, ठीक है। अब वो क्वेश्चनायर को आप कागज़ में लिख के लिफाफे में डाल के पोस्ट भी कर सकते हो, और आजकल तो ईमेल का ज़माना आ गया है, तो आप क्वेश्चनायर गूगल फॉर्म में ईमेल
कर देते हो आप लोगों को। काफ़ी पॉपुलर है क्वेश्चनायर मेथड, मैं खुद क्वेश्चनायर मेथड यूज़ कर रहा हूँ अपने रिसर्च के लिए। बहुत कम खर्चा है, अब तो लिफाफे में भर के भेजने का भी खर्चा कम नहीं है, आप मेल कर सकते हो, सबके पास जीमेल आईडी होता है। बायसनेस की संभावना कम होती है इसमें, क्यों? क्वेश्चंस पहले से फिक्स है और आप चाहो तो आंसर भी फिक्स कर सकते हो पहले से, और आंसर भी आप ऐसा ऐसा ऑप्शन दे सकते हो कि बायसनेस की गुंजाइश उसमें बचे ही ना। सैंपल काफ़ी बड़ा मिल जाता है आपको, क्योंकि क्वेश्चनायर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चनायर दे सकते हो। आपको अगर 200 लोग चाहिए तो आप 500 लोगों को भेज दो, उस 500 में से 200 लोग तो रिस्पांस देंगे ना आपको, तो काफ़ी बड़ा सैंपल आपको मिल जाता है इससे। अब देखो क्वेश्चनायर में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आप में से किसी को मालूम होगा तो बताना, नहीं तो मैं बता दूंगा बुक से देख के, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब देने का कोई लिमिट नहीं है, जिसके आंसर का कोई लिमिटेशन नहीं है। रिस्पोंडेंट जो है वो अपने हिसाब से अपने शब्दों में जवाब दे सकता है, ठीक है। बंद प्रश्नावली, अच्छा, क्लोज्ड एंडेड को बंद प्रश्नावली बोलते हैं, ओपन एंडेड को फिर खुला प्रश्नावली बोलते होंगे, है ना, मुक्त प्रश्नावली बोलते होंगे। ओपन एंडेड मतलब मुक्त प्रश्नावली, इसमें केवल सवाल रहेगा, जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं रहेगा। यस नो क्वेश्चन को ओपन एंडेड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास लिमिटेशन है, या तो यस बोलो या तो नो बोलो। एग्री और डिसएग्री ये ओपन एंडेड नहीं है, यहाँ भी आपके पास दो ही ऑप्शन है, अपने हिसाब से आंसर नहीं कर सकते। ओपन एंडेड में आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो, तो आप बताओ भाई जो आपका ओपिनियन है लिख दो। क्लोज एंडेड मतलब कि ये आपका क्लोज एंडेड है, सिर्फ यस और नो में आंसर करो, एग्री डिसएग्री में आंसर करो, लाइक डिसलाइक में आंसर करो, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से ही कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, ये हो गया आपका क्लोज एंडेड। शेड्यूल जो है वो क्वेश्चनायर मेथड ही है, बस इसमें क्या होता है, एक एन्यूमरेटर की भूमिका आ जाती है, गणनाकार की भूमिका आ जाती है इसमें। इसका मतलब कि आप रिसर्चर हो लेकिन आपने 10 असिस्टेंट रख लिए और वो 10 असिस्टेंट को क्वेश्चनायर पकड़ा के भेज दिए गांव में कि जाओ भाई लोगों का ओपिनियन लेके आओ, ठीक है। अब वो बेचारे 10 के 10 आपके जो एन्यूमरेटर हैं, गणनाकार हैं, ये लोग लोगों के पास जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, पूछेंगे कि आपकी शादी हो गई, वो बोलेगी नहीं, फिर पूछेंगे बच्चे कैसे हैं, फिर थप्पड़ खा के आएंगे। फिर अगली बार जाएंगे, पूछेंगे कि आपके बच्चे हैं, वो बोलेगी हाँ है, फिर पूछेंगे कि शादी हो गई, फिर थप्पड़ खा के आएंगे। तो ये होते हैं एन्यूमरेटर, उसी को शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है। ये लगभग क्वेश्चनायर के जैसा है, बस इसमें क्वेश्चनायर को एन्यूमरेटर लेके जाता है, आप खुद लेके नहीं जाते। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन की, जैसे कि वारंटी कार्ड। याद रखना, वारंटी कार्ड भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक सोर्स है। ऑप्शन में वारंटी कार्ड दे देगा तो ये मत सोचना कि कुछ भी दे दिया यही आंसर गलत है, ऐसे मत सोचना। वारंटी कार्ड मतलब कि एक नया तरीका है, आप कोई सामान खरीदते तो आपको वारंटी कार्ड मिलता है ना, तो वारंटी कार्ड के पीछे में 4-5 ठोक क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीदे, आप इस प्रोडक्ट से क्या उम्मीद करते हो, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में किसने बताया, ऐसे करके छोटा सा क्वेश्चन आयर डाल दिए रहते हैं वारंटी कार्ड के पीछे में। अब आप वारंटी कार्ड को तो फेंकोगे नहीं 1 साल 2 साल तक, तो उसमें क्वेश्चन आयर का आंसर भर के आप दे दोगे उनको। तो वारंटी कार्ड भी फर्स्ट हैंड डाटा या प्राइमरी डेटा के लिए यूज़फुल है। स्टोर ऑडिट मतलब कि जो स्टोर होता है वहाँ ऐसे तख्ती लगा दिए, बोल दिए कि जो भी कस्टमर आएगा उससे रिव्यू ले लेना। अब आप जाओगे पिज्ज़ा खाने तो निकलते समय उसमें अपना रिव्यू दोगे कि जो टाइम था, ऑर्डर जल्दी आ गया, खाना टेस्टी था, एनवायरनमेंट अच्छा था, लोगों का बिहेवियर अच्छा था, इस तरीके से। पेंट्री ऑडिट भी वैसे ही है, सेम है, स्टोर ऑडिट पेंट्री ऑडिट दोनों सेम है। कंज्यूमर पैनल मतलब कि उपभोक्ता समूह, इसका मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के कुछ रेगुलर कस्टमर्स का एक पैनल बना के रखते हो, एक ग्रुप बना के रखते हो, और वो लोग समय समय पे अपना ओपिनियन देते रहते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ से भी फर्स्ट हैंड डेटा मिल जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कुछ होता है, देखे होगे अगर, तो उसके पहले सीन में जो छोटी अंजलि रहती है ना, वो एक शो देखते रहती है,
उस शो का थीम रहता है कि जो एंकर रहता है वो रैंडमली लोगों को पकड़ता है और उनको बोलता है कि मैं कोई भी एक शब्द बोलूँगा, कोई भी एक वर्ड बोलूँगा, उस वर्ड को सुनते ही जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आप बोलना। तो वो शो देखती है, फिर उसका बाप आता है शाहरुख खान, वो उसके साथ खेलूँगी बोलती है, तो वो ऐसे शब्द बोलते बोलते अंजलि बोलती है, नहीं सॉरी, कुछ तो बोलती है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अंजलि बोलती है या कोई और शब्द बोलती है, उसके रिस्पॉन्स में शाहरुख खान अंजलि बोलता है, या शायद वो अंजलि बोलती है तो वो शर्मा ऐसा बोलता है, कुछ तो ऐसा होता है। उसी को बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आप जो अपने रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको एक वर्ड बोलते हो और बोलते हो कि इस वर्ड को सुनते ही पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है वो बताओ। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन मतलब मैं आपको क्वेश्चनायर भेज दूंगा, ये क्लास आपको ऐसे करके, फिर खालिस्तान, फिर आपको उसमें भरना है, अच्छी लगती है, ख़राब लगती है, टाइम वेस्ट लगता है, मज़ा आता है, ऐसे करके मेरा पढ़ाना आपके लिए, फिर खालिस्तान, फिर आपको पूरा करना है, यूज़फुल लगता है, बेकार लगता है, ऐसे। उसके बाद है स्टोरी कंप्लीशन। स्टोरी कंप्लीशन मतलब आपको एक अधूरी स्टोरी दे दी जाएगी और आपको उस स्टोरी को कंप्लीट करना है, इससे आपका ओपिनियन समझ में आता है। जैसे कभी पागल वागल हो जाओगे ना, तो जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे वो लोग ये सब टेस्ट करते हैं। अब वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट। वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट का मतलब होता है आपको एक फ़ोटो दिखा देंगे और बोलेंगे कि बताओ इस फोटो को देख के आपको क्या लगता है, इसमें क्या हो रहा है, आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करो, बताओ, व्यक्त करो। ये होता है वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट। उसके बाद कुछ पिक्टोरियल यानी कि चित्र पे आधारित टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसमें से पहला है थीमेटिक एपर्सन टेस्ट, TAT, इसको बोलते हैं विषयगत बोध परीक्षण। इसमें आपको वही यही है सेम, आपको कुछ चित्र दिखाया जाता है और आपको पूछा जाता है कि इस चित्र को देख के आपको क्या समझ में आता है। ये होता है थीमेटिक एपर्सन टेस्ट। एक चीज़ थोड़ा गलत बता दिया है, ये वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट का मतलब ना आपको बोल के आपका ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है, टेप रिकॉर्ड से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं या वीडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपसे केवल आपका ओपिनियन पूछा जाता है जो आप बोल के बताते हो। वो वाला सुने हो ना, अरे आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है, तो बोलता है बैगन, और एक था कुछ क्या, सत्येंद्र जोगी कहाँ कहाँ अमेरिका में कहाँ कहाँ घूमे हो, तो बोलता है बहुत जगह घूमे हैं, तो बोलता है नाम बताइए, तो फिर बोलता है कुछ सत्येंद्र जोगी या ऐसा कुछ बोलता है वो। तो वही है क्या, वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट, आपको शब्दों से अपना ओपिनियन बताना है। थीमेटिक एपर्सन टेस्ट मतलब कि आपको कुछ चित्र दिखाए जाते हैं कि एक ऐसा बेंच बना हुआ है, ठीक है, एक बेंच है और इस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो उदास दिख रहा है, मतलब बस एक व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये व्यक्ति उदास है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये व्यक्ति बहुत खुश है। तो ये होता है थीमेटिक एपर्सन टेस्ट। रोजेनविक टेस्ट, इसके बगल में लिखा है कार्टून, क्यों लिखा है, देखो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एक सपोज एक ऐसा व्यक्ति की फ़ोटो बनी रहेगी, एक कार्टून बने रहेगा बेसिकली, ठीक है, और ये कार्टून के बगल में ऐसे एक बने रहेगा, ये कुछ सोच रहा है करके, ऐसे रहता है ना, ऐसे करके ये ऐसे कुछ सोच रहा है, तो इसकी सोच में केवल जगह खाली रहेगा, ये क्या सोच रहा है ये आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक कार्टून रहेगा और वो कुछ सोच रहा है ऐसा दिखेगा, लेकिन इसकी सोच में यहाँ पर कुछ लिखे नहीं रहेगा, आपको खुद लिखना है कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद होता है रोरशेक टेस्ट, इसको सबको हिंदी में यही बोलते हैं ना, कुछ अलग नहीं बोलते, इसको इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोला जाता है, यानी कि ऐसे कुछ स्याही के धब्बे ऐसे आपको दिखाए जाएंगे, स्याही के धब्बे टाइप का। अब आपको बताना है कि इस धब्बे को देख के आपको क्या लग रहा है। कोई बोलेगा ये धब्बा मेरे को तितली के जैसे लग रहा है, कोई बोलेगा कि ये धब्बा मेरे को लंग्स के जैसे लग रहा है, फेफड़े के जैसे लग रहा है। तो आप क्या इसको देख के लग रहा है उसके हिसाब से आपके पागलपन का स्तर आपको बताया जाता है। प्ले टेक्निक यानी कि कुछ लोगों को रोल दे दिया जाएगा कि चलो आप जो है गरीब किसान हो, आप जो है जमींदार हो, आप साहूकार हो, और उनको रोल दे दिया जाएगा और अपना अपना रोल अपने अपने हिसाब से करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद डेप्थ इंटरव्यू, मतलब बहुत गहराई से इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके हिसाब से दोस्ती का मतलब क्या है, आपके हिसाब से एक दोस्त को कैसा होना चाहिए, जब आपके दोस्त ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको कैसा लगा, एकदम इन डेप्थ इंटरव्यू की, मतलब इंटरव्यू देने वाला रो पड़े इमोशनल होके, उसको बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, अच्छा समझ में आया कुछ प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब ये एक चीज़ याद रखना, जो CR कोठारी जी की बुक में लिखा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग पत्थर की लकीर मान के चलेंगे। ये अगर स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिख गया तो गलत का ऑप्शन ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में प्राइमरी डेटा जो है वो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम पे जब वैज्ञानिक प्रयोगात्मक अनुसंधान के केस में प्राइमरी डेटा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो नया कुछ जानने के लिए, तो जिस समय आपका एक्सपेरिमेंट ऑन गोइंग है उस समय क्या हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, और वही आपका प्राइमरी डेटा होता है कि हमने पहली बार ये चीज़ें करी और उससे हमको ये पता चला। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में जब रिसर्च चल रहा होता है, जब एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उस समय जो हम लोग आंकड़े नोट करते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के केस में, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में, आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू या डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या करते हो, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हो। यानी आप अपना जो मेन आपका रिसर्च है ना, रिसर्च वर्क, टेस्टिंग, उन सब के पहले आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हो। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम पे जब आप एक्चुअली अपना रिसर्च कर रहे हो उस समय आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट के टाइम पे प्राइमरी डेटा इकट्ठा करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में पहले डेटा इकट्ठा करेंगे फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च के समय प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं और डिस्क्रिप्टिव में रिसर्च या टेस्ट के पहले प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं। आया समझ में? सेकेंडरी डेटा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी डेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेकेंड हैंड डेटा, वो डेटा पहले किसी और व्यक्ति ने प्राइमरी डेटा के रूप में इकट्ठा किया था। ये ऊपर जो भी डेटा हम लोग इकट्ठा किए हैं ना प्राइमरी डेटा के नाम पे, इसको जब इस डेटा को जब एक व्यक्ति यूज़ करेगा बाद में अपने रिसर्च के लिए तो वही सेकेंडरी डेटा बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये ऊपर वाला डेटा हम लोग इकट्ठा किए, उससे रिसर्च हो गया, अब एक फिर नया व्यक्ति आया, अब वो उसी पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को अपने लिए यूज़ कर रहा है तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, पुराना जो रिसर्च होता है, रिसर्च हुआ है, आर्टिकल लिखा गया है, पुरानी किताबें लिखी गई हैं, पुराने ज़मीन वमीन को खोदने से कोई चीज़ें मिली हैं, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट का डेटा, कोई पुराना फिल्म, कोई पुराना टेप रिकॉर्ड, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का काम करता है। ठीक है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड हैव बीन पास्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इस लाइन को ना सीधे सीधे लिख के वो पूछ देगा कि बताओ भाई ये वाला डेटा कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, यानी कि किसी और ने कलेक्ट किया था और वो डेटा सभी प्रकार के स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजर चुका है, यानी उस डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं, उसका टेबुलेशन कर चुके हैं, उसमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन किया जा चुका है, मीन निकाला जा चुका है, मोड निकाला जा चुका है, सब कर चुके हैं। ठीक है, जब हमारे सर हमको ये पढ़ा रहे थे ना तो बोलते हैं कि वो वाला गाना सुने हो ना, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, बस सेकेंडरी डाटा के साथ वही वाला केस है। कसम से वैसे ही बोले थे वो। उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के क्या कौन कौन से स्टेजेज हैं, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन का मतलब क्या,
वैधता जांच करेंगे, वैलिड है कि नहीं है। कैसे होता है एक डेटा वैलिड कब होगा, जब डेटा तब वैलिड होता है जब डेटा को, अच्छा आप ही लोग बताओ एक डेटा वैलिड कब होगा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जल्दी बताओ भाई डेटा वैलिड कब होगा, टाइम हो चुका है आप लोगों का, बताओ। वैलिडिटी का संबंध किससे है, जल्दी बोलो। सेम रिजल्ट, गलत। जल्दी बोलो भाई, वैलिडिटी का संबंध किससे है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ कंटेंट नहीं, वो भी बेस्ट सोर्स ऑफ कंटेंट या बेस्ट सोर्स याद रखो। चलो बेस्ट सोर्स, सही सोर्स का इस्तेमाल अगर आप किए हो तो आपका डेटा वैलिड है। सेकंड स्टेज है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब कि डेटा करेक्शन, कहीं पर गलती से स्पेलिंग गलत लिखा गया, कहीं पर गलती से 2 नंबर देना था वहाँ पे 3 नंबर देवा गया है, तो उसको हम लोग वापस से ऐसे ओवरराइट करके 2 करेंगे, ठीक है। ये सब होता है क्या, एडिटिंग। इसमें इवन हम लोग कभी कभी ये भी करते हैं कि डेटा कलेक्ट करते समय ना हम लोग बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में हमको समझ में आता है कि ये इतना सारा जो हम लोग डेटा इकट्ठा किए हैं उसमें से ये जो है गैर जरूरी है, तो उस सारे डेटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये भी एडिटिंग में आता है। कोडिंग का मतलब वही नॉमिनल स्केल यूज़ करना, इनको मेल के कैटेगरी में डालो, इनको फीमेल की कैटेगरी में डालो, इनको एजुकेटेड की कैटेगरी में डालो, इनको अननोन की कैटेगरी में डालो, ये हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अरे सॉरी गलत बोल दिया। कोडिंग का मतलब है कि आप डिसाइड करते हो कि अगर मैं इस व्यक्ति को एजुकेटेड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, जो 8वीं पास है उसको मैं एजुकेटेड बोलूँगा, ठीक है। जिसकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं उसको मैं मैरिड मानूंगा, जो कम से कम 3 साल से जॉब कर रहा है उसको मैं एम्प्लॉयड मानूंगा या रोजगार मानूंगा, तो ये होता है कोडिंग, ठीक है। जो कम से कम 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको मैं इन्वेस्टर मानूंगा, ये होता है कोडिंग। यानी आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो अपने रिसर्च में, उन शब्दों का मतलब क्या होगा ये आप करते हो किसमें, कोडिंग में। अगला स्टेज है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मेल फीमेल, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप वाले कितने हैं, हायर इनकम ग्रुप वाले कितने हैं, इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो कि 20% मेल है, ठीक है, 10% फीमेल है, इस तरीके से। ये होता है क्लासिफिकेशन या फिर आंकड़ों का वर्गीकरण। डेटा एंट्री यानी कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए डेटा की एंट्री करना, ठीक है, जैसे कि मीन कैलकुलेट करना। मीन कैलकुलेट करने के लिए आप डेटा एंट्री करोगे, अपने डेटा को यूज़ करोगे। डेटा क्लीनिंग, आंकड़ों की सफाई, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी चेक करना, मिसिंग डेटा को वापस हासिल करना। कंसिस्टेंसी में बता चुका हूँ ना, वही नेता वाला जो 4 क्वेश्चन बोला था ना, विश्वास है कि नहीं, सेकंड में नेता पसंद है कि नहीं, तीसरे में वोट दोगे कि नहीं, तो सब में हाँ है या तो सब में ना है, तब तो कंसिस्टेंसी सही है आपकी। ये ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, किसी में हाँ किसी में ना और कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंसी या फिर निरंतरता। तो जो कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कंसिस्टेंसी जिस रिस्पॉन्स की कम है या नहीं है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। मिसिंग डेटा, उसको अपन ढूंढते हैं कि कोई आंकड़ा ऐसा था, कोई डेटा ऐसा था जो मिस हो गया है, खो गया है, उसको हम लोग वापस से हासिल करते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डेटा एनालिसिस किए उसको अलग अलग टेबल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इसका कोरिलेशन जो है इतना आया, इसका मीन डिविएशन इतना आया, ठीक है, इसका स्क्यूनेस जो है वो इतना आया, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये थे आपके स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस, याद रखना भाई इसको। ये पूरा जो प्रोसेस है ये इसी सीक्वेंस में होगा, पहले वैलिडेशन, फिर एडिटिंग, फिर कोडिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर डेटा एंट्री, फिर डेटा क्लीनिंग और उसके बाद लास्ट में टेबुलेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई, थोड़ी लंबी खिंच गई लेकिन सिलेबस देखो अपना आगे बढ़ गया।
कल की छुट्टी हो गई थी ना। अब भाई जल्दी जल्दी ये बता दो, कल आप लोग दोपहर में 12 से 4 के बीच में क्लास अटेंड कर पाओगे क्या? सब बता दो। कल 1.5 घंटे की 2 क्लास ले लेंगे अपन, शाम को फिर क्लास नहीं होगी कल। 12 से 4 के बीच में क्लास अटेंड कर पाओगे? कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा? अच्छा, सेम टाइम में अगर रखेंगे क्लास को तो अटेंड कर लोगे? चलो ठीक है, मैं ग्रुप में एक ओपिनियन पोल डाल दूंगा, उसमें आप लोग रिस्पॉन्ड करना, ठीक है? ठीक है, ग्रुप में और सबसे पूछ लेंगे।